दिलबाग मौर्य ने जयप्रकाश के लिए गाना निकाल दिया। सुरजेवाला जी के साथ काफी लंबे अरसे तक रहे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ काफी लंबे अरसे से आप रहे, उनके लिए गाना नहीं सोचा आप? रणदीप सिंह सुरजेवाला माइक पर आते तो दिलबाग मौर्य का सबसे पहले नाम लिया करते थे। क्या दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक? लेकिन गुणगान कभी नहीं सुना आपके मुख से हुड्डा साहब का। रणदीप जी के साथ रहे, माइक पर भी आपको सिर्फ रणदीप का ही सुनने को नाम मिलता था, कांग्रेस का नहीं सुनने को मिलता था। सुरजेवाला के साथ रहकर मुझे टिकट नहीं मिलेगी, हुड्डा साहब के साथ चलते हैं, वहां से टिकट मिल जाएगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगता है कि किसी को टिकट की दावेदारी अगर दी जाए तो कहने कि उनकी राजनीति खत्म है। क्या भय लगता है या तो लीडरों को या रणदीप सिंह सुरजेवाला को? लेकिन सपना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, हरियाणा में हरियाणा की राजनीति करनी है, तो दिलबाग मौर्य कैसे रोक पाएंगे कैथल में सुरजेवाला जी को आने से? क्यों वो चुनाव लड़ेंगे? वो तो 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। राज्यसभा वो है जो सुप्रीम पावर होती है। पार्टी के अंदर दावेदार हूँ, ठोक करके दावेदार हूँ और कैथल से दावेदार हूँ। चुनाव लड़ूंगा। भजन लाल का जिसे गढ़ कहते हैं ना, उस गढ़ को ध्वस्त कर देगा ये गाना। नकली नोट की राजनीति बांटकर राजनीति में उतरे थे 2009 में जयप्रकाश जी, काफी नौकरियां वहां दी हैं, तो उन एहसानों को कैसे जनता भुला पाएगी और कैसे उस गढ़ को जयप्रकाश जीत पाएंगे? 35 और 37 हजार वोटों से भव्य बिश्नोई की वहां पे आदमपुर से हार हुई थी। तो अब ये क्यों भूल जाते? कौन कहता है कि गढ़ है? गढ़ तो राजे महाराजाओं का नहीं रहा। लगातार हम ऐसी शख्सियत से रूबरू आपको करवाते हैं जो राजनीति में अपनी विशेष पहचान रखते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जिस शख्सियत की बात करूं तो काफी लंबे अरसे से राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आदमपुर के उपचुनाव में जैसी जेपी जयप्रकाश की कांग्रेस ने टिकट फाइनल की और एकदम से उनका गाना जो है वो आ गया। शख्सियत की बात करें तो दिलबाग मौर्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और काफी उच्च पदों पर कांग्रेस में रह चुके हैं। दिलबाग मौर्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चुनाव की टिकट मिलते ही जयप्रकाश का गाना लॉन्च कर दिया। कहां देखते हैं इस गाने को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कैथल ब्रेकिंग के लिए जो मोहन नायक और एक बहुत सुलझे हुए आदमी है, मैं ऐसे लोगों से इंटरव्यू देते हुए बहुत सुलझ के भी रहना पड़ता है और बड़ा सोच समझ के ही जवाब देना पड़ता है। आपका शुक्रिया। और जैसे ही आपने आदमपुर के बारे में कहा कि जयप्रकाश का जैसे ही अनाउंस हुआ है उससे पहले ही आपने गाना जारी कर दिया, और वो गाना रात रात के अंदर भी लाखों की तादाद में लोगों ने लाइक किया है। लाइक तभी करता है जब उसको गाना भी पसंद आए और उसका माहौल भी ठीक हो। एक्चुअली जो जुबान पे जो बात आती है ना कि जैसे गानों में भी कई बार ये लिखा होता है कि जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा आई। यानी ये कुछ न कुछ जब हाथ खुशी या गम आदमी क्या होती है तब उसको वो जारी हो जाता है अपना आप ही। मैं बैठा बैठा जैसे ही मुझे ऐसे कन्फर्म भी नहीं था कि जयप्रकाश को टिकट मिला, लेकिन मेरे दिमाग से ऐसा ही हुआ कि अब आदमपुर का कौन रुखाड़ा, तो मेरे दिमाग में एकदम आया 36 बिरादरी बोली, ये जेपी भाई हमारा, तो उसी के ऊपर मैंने वो गाना बना दिया और एक रात में लाखों लोगों ने उसको। तो कितनी छाप जो है वो आदमपुर पर ये गाना छोड़ पाएगा? 100% ये छाप छोड़ के जाएगा। और जो भजन लाल का जिसे गढ़ कहते हैं ना, उस गढ़ को ध्वस्त कर देगा ये गाना, मेरा ये दावा है। गाना तो चलो साहब जब छोड़ेगा वो तो 3 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी तब पता लग पाएगा, लेकिन एक 2009 की छाप भी जेपी के लिए वहां छोड़ी हुई है। लोग आज भी उसको याद करते हैं 2009 की। अगर आपको याद है, नहीं याद तो मैं आपको याद करवा देता हूं। नकली नोट की राजनीति बांटकर राजनीति में उतरे थे 2009 में जयप्रकाश जी, उसको कहां देखते हैं? कहीं ना कहीं लोग वो अब भी याद रखते हैं। देखिए, वो भी एक उपचुनाव था, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, वहां भी उस टाइम भी जयप्रकाश जी के उस हल्के के अंदर से 43,000 वोट आए थे और उनके को 48 के करीब हो गया। उनके 4-5 हजार रुपया वोटों का जो ना 5,000 वोटों का फर्क था। कहीं ना कहीं नकली नोट बांटकर। ये नकली नोट तो ये कल से ही खबर मैंने सुनी है, क्योंकि अगर किसी को अगर ये बात होती तो ये उन बातों को तो आज भी जो ना 10-12 साल हो गए, इसी बीच में तो कभी भी नहीं आई। लेकिन इलेक्शन के अंदर ये इलेक्शन स्टंट है। मैं नहीं समझता कि कोई नकली नोट होंगे, क्योंकि अगर नकली नोट होते तो उस टाइम का प्रशासन था और उसके बीच में 8 साल तक तो बीजेपी की सरकार है, वो जयप्रकाश की सरकार तो नहीं थी, तो इसकी इंक्वायरी भी होती है और उस पर केस भी दर्ज हो जाता है। ये तो एक सरासर झूठ है। तो जयप्रकाश भी एक आते 11 साल के बाद अब याद आई है 2009 के जो नकली नोट बांटे गए थे। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होता है, क्योंकि जैसे हम वहां की वीडियो देखते हैं और हमारे पत्रकार साथी ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड दिखता है कि 2009 की बात अब याद की जा रही है। क्या कुलदीप बिश्नोई को अब याद आया ये चीज? मोहनलाल जी, मैं आपको बताऊं, एक कहावत है हरियाणा में कि पिछली साल मरी थी मेरी सासू
और मेरे इबके आए आंसू। आप ये बताओ, ये इलेक्शन में ही क्यों नकली बात और पेट्रोल पंपों की बात आई? इससे पहले 12 साल के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता था, और जिसमें 8 साल तो बीजेपी के हैं। ये महज एक ड्रामा है, इलेक्शन स्टंट है, इससे सवा कुछ नहीं है। कितना का आश्वस्त है जयप्रकाश की टिकट आदमपुर में मिलने को, क्योंकि जो कुरुड़ा राम जी हैं वो भी नाराज हो गए, इनेलो से प्रत्याशी बन चुके हैं। कितना कसर देखा जाए? ये जयप्रकाश जी 3 दफे हिसार से जीते हैं, जिसमें आदमपुर भी वहीं से आता था, और एक दफा वहां से हारे हैं 5000 वोटों से। इसका मतलब उसका पूरा हक बनता था जयप्रकाश जी का, और जो हाईकमान ने उनको टिकट दिए, मैं उसको पूरा पूरा सम्मान करता हूं। और मैं दावा करता हूं कि 100% इस बार जयप्रकाश जी वहां से एमएलए होंगे और आदमपुर के रखवाला बनेंगे। लेकिन वहां पे भव्य बिश्नोई हैं, भजनलाल का गढ़ है। भजनलाल ने जो काम किए हैं, नौकरियां दी हैं, कुलदीप बिश्नोई को उन्हीं के बलबूते जो है राजनीति करने का मौका जो है उनको मिलता रहा है। लेकिन अब भव्य बिश्नोई भी भजनलाल जी के किए कामों को लेकर वोट मांगे तो जनता एहसानमंद है आदमपुर की भजनलाल जी के एहसानों के नीचे, क्योंकि काफी नौकरियां वहां दी हैं। तो उन एहसानों को कैसे जनता भुला पाएगी और कैसे उस गढ़ को जयप्रकाश जीत पाएंगे? मोहनलाल जी, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। अभी अभी जो पीछे एमपी के चुनाव हुए थे, उसके अंदर भव्य बिश्नोई जी भी खड़े थे, और आपको मैं बता दूं कि इस गढ़ को उन्होंने अपना आप ही तड़वाया था। यानी कि 35 और 37 हजार वोटों से भव्य बिश्नोई की वहां पे आदमपुर से हार हुई थी। तो आप ये क्यों भूल जाते? कौन कहता है कि गढ़ है? गढ़ तो राजे महाराजाओं का नहीं रहा, और इन्होंने तो साबित कर दिया है कि तो ये तो 35,000 वोटों से हार रहे हैं, ये तो साबित हो रहे हैं। तो ये आप 100% इस बात को मान के चलिए कि यहां से जयप्रकाश की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जयप्रकाश को तो बाहरी कहा जा रहा है, कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे? बाहरी लोग, वहां के लोग नारे लगा रहे हैं कि बाहरी को कैसे टिकट दे दी। खुद आपके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये चीज। देखिए, बाहरी उसको कहते हैं जो हरियाणा से बाहर का हो, या फिर स्टेट से बाहर का हो, या जो ना इस देश का ही ना हो, उसको बाहरी कहते हैं। जो आदमी आदमपुर से 3 दफा चुनाव 3 दफा जीत लिया हो, और 1 दफा हार लिया, और 4 दफा उन्होंने चुनाव आदमपुर से लड़ लिए हो, उसको बाहरी कौन कहेगा? क्या है बाहरी उसके अंदर? फिर ऐसी बात क्या है? फिर तो सर्टिफिकेट हमें पूरी इंडिया की लेनी पड़ेगी कि हम इंडियन हैं कि नहीं है, ये भी साबित करना पड़ेगा। कलायत की तैयारी कर रहे थे, आदमपुर चले गए, यानी कलायत से अब बेटा लड़ेगा। देखिए, ये तो हाईकमान का फैसला है। वो कहां से तैयारी कर रहे थे? वो तो जींद से भी कर सकते हैं, वो तो कलायत से भी कर सकते हैं, क्योंकि एमपी के अंदर वहां जो उनके जितने भी हल्के आए थे वो कहीं से भी कर सकते हैं। जिस आदमी ने 3 दफा प्रतिनिधित्व कराया हो, वो बरवाड़े से भी कर सकते थे, आप कलायत से भी कर सकते हैं, जींद से भी कर सकते हैं, और आदमपुर से खड़े हो गए, कोई बात नहीं है। कितना का आश्वस्त है जीत को लेकर? कितना का? 100% आश्वस्त है। बिल्कुल जयप्रकाश 100% जीतेगा, कम से कम 10-15 हजार वोटों से जीतेगा। दिलबाग मौर्य ने जयप्रकाश के लिए गाना निकाल दिया। सुरजेवाला जी के साथ काफी लंबे अरसे तक रहे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ काफी लंबे अरसे से आप रहे, उनके लिए गाना नहीं सोचा आपने? उनके लिए गाना निकालने का मौका नहीं मिला? देखिए, 28 साल तक सुरजेवाला साहब के मैंने गाने गाए। मैंने जींद में भी गाए, मैंने कैथल में भी गाए, मैंने नरवाना में भी गाए। ये बात अलग है कि आपने ना सुने हो या फिर जनता में वो गाने बजे ना हो, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है, आप कहो तो मैं अभी निकाल करके गाने अभी जनता को सुना सकता हूँ कि मैं जिसके साथ रहता हूँ उसका वफादार होता हूँ। आज भी मैं वफादार हूँ, कांग्रेस पार्टी का वफादार हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला के वफादार कहे जाते थे आप। रणदीप सिंह सुरजेवाला माइक पर आते तो दिलबाग मौर्य का सबसे पहले नाम लिया करते थे। क्या दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी? मैं तो आज भी वफादार हूँ, यानी कमी उनकी तरफ से है। मैं खुद कहता हूं कि मैं पार्टी का भी वफादार हूं, और शमशेर सिंह सुरजेवाला और उसका खानदान का वफादार हूं, आज भी वफादार हूं। मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं। जहां तक बात ये वो मुझे कितनी उसमें ले रहे हैं, ये आपने उनसे ही जाके पता करना चाहिए कि वो मुझे कितना। लेकिन दिलबाग मौर्य अब दिखाई नहीं देते रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ, क्या कारण लगता है? क्या दिलबाग मौर्य को लगता है कि नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ रहकर मैं राजनीति में और उठ नहीं सकता, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट जो है वो अपना लेना चाहिए? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा मुझे पहले ही जानते थे। मैं क्योंकि पहले कांग्रेस में उनके साथ पदयात्रा भी मैंने की है, और हमने जो बहुत बड़ा एक जलसा कांग्रेस पार्टी का उस जमाने में जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे, तब हमने जींद के अंदर तो रणजीत सिंह और मैंने वहाँ पर जलसा करवाया था। रणजीत सिंह तो अभी निर्दलीय विधायक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो शुरू से ही हुड्डा साहब को जानता था, वो तो अच्छी मेरे साथ उनकी। लेकिन गुणगान कभी नहीं सुना आपके मुख से हुड्डा साहब का। रणदीप जी के साथ रहे, माइक पर भी आपको सिर्फ रणदीप का ही सुनने को नाम मिलता था, कांग्रेस का नहीं सुनने को मिलता था। दिलबाग जी, ये देखिए,
ये जो जब भी यहाँ पर जलसा होते थे, कभी मुख्यमंत्री का जलसा जब हुआ या हुड्डा साहब आए, तब मैंने उनके लिए गाने बनाए और हुड्डा साहब के गाने यहाँ बजे हैं। हर एक पत्रकार को पता है, हर एक मीडिया को पता है कि मैं गाने गाता था, शुरू से ही गाता था। क्या दिलबाग मोर वही है जो उस टाइम मंच पे ये कहा करते थे कि आने वाला सीएम रणदीप सिंह सुरजेवाला होगा? देखिए, दिलबाग तो वही है, दिलबाग ही है, और वो दिलबाग अब भी कहता है। मैं ये नहीं कहता कि अगर वो राज्यसभा में चले गए तो इसमें दिलबाग मोर ने तो नहीं पहुंचाया उनको राज्यसभा में। ये तो उनका अपना फैसला है कि वो मुख्यमंत्री बने या राज्यसभा के बने या एमएलए बने, ये उनका अपना फैसला है। वो आज भी स्वतंत्र है, कल भी स्वतंत्र थे। ऐसा क्या डर लगता है सुरजेवाला साहब को कि और किसी नेता को उभरने नहीं दिया, और कोई नेता जो है वो उनके कार्यकाल में, उनकी टर्म में नहीं टिकट मांग सका? अगर टिकट की बात करें तो ये कहते थे कि सुरजेवाला साहब आशीर्वाद देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर सुरजेवाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो कैसे कांग्रेस के लीडर जो है वो तैयार हो पाएंगे? कहीं ना कहीं दिलबाग मोर को भी ये लगा कि सुरजेवाला के साथ रहकर मुझे टिकट नहीं मिलेगी, हुड्डा साहब के साथ चलते हैं, वहां से टिकट मिल जाएगी। मैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूं। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो मैं कई दल बदल जाता। यानी कि मैं या तो चौधरी देवीलाल का वफादार रहा, और जब 1993 के अंदर जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नरवाने से चुनाव लड़ा, तो आज चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत बढ़िया पदों पर हैं और वो एमएलए भी हैं। वो उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे कांग्रेस में लाने वाला था कौन। ये सही है कि चौधरी रणजीत सिंह, मैं और डॉक्टर के सिंह एक ही दिन, हम नरसिम्हा राव के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे देश के, हम इकट्ठे जो ना हम कांग्रेस में आए हैं। जब रणजीत सिंह मुझे कांग्रेस में लाया तो ये भी सही है कि सुरजेवाला के साथ भी मेरी जो बात थी और जो साठगांठ थी वो रणजीत सिंह ने कराई थी, इसमें कोई शक नहीं। और देवीलाल जी का मेरे पर पूरा आशीर्वाद था कि आप कांग्रेस में आप जा सकते हो, इसलिए मैं कांग्रेस का जब से ही वफादार हूँ। मैंने उसके बाद में कभी दल बदल नहीं किया। मैंने जिंदगी में 1991 से लेके आज तक किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं। लेकिन नेता बदल दिए। नेता मैंने तो नहीं बदला, मेरे पास आप अभी आप बताइए, मेरा नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला था, वो इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूं? आप बताइए कि ये तो जिंदगी आनी जानी है, समय के अनुसार वो चले गए। तो उसके तो बाद में तो राजनीति में मैं वही हूँ जहां वो मुझे छोड़ के गए थे। कांग्रेस में हूँ, मैं यही हूँ। दिलबाग मोर कैथल की राजनीति की अगर बात करें, खासकर कांग्रेस की छोड़कर छोड़ें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का गढ़ है कैथल। और जितने भी लोग हैं कांग्रेस के नेता हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो साथ लगे हैं, वो कभी टिकट की दावेदारी नहीं करते। क्या भय लगता है, या रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगता है कि किसी को टिकट की दावेदारी अगर दी जाए तो कहने की उनकी राजनीति खत्म है? क्या भय लगता है, या तो लीडरों को या रणदीप सिंह सुरजेवाला को? नायक साहब, अच्छी बात तो ये थी कि ये जवाब तो खैर रणदीप सिंह सुरजेवाला ही दे सकते हैं, क्योंकि आपने साथ छोड़ दिया ना, तभी तो पता लगेगा। चलो मैंने साथ, अगर आप बार बार यही कहते हो कि मैंने छोड़ दिया, मैंने तो टिकट नहीं मांगी कभी सुरजेवाला से, मैंने कभी कांग्रेस से टिकट नहीं मांगी। हाँ, अब मैं जरूर दावेदार हूँ चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के गुजरने के बाद में और ये सीट खाली होने के बाद में कांग्रेस की तरफ से जो खाली हुई, अब मैं प्रबल दावेदार हूं कि मैं यहां से चुनाव जरूर लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी की टिकट पे ही लड़ूंगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला 2024 में चुनाव की बात कर रहे हैं कि वो यहां से लड़ेंगे, राज्यसभा सांसद की सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, तो उनके टक्कर में चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले या ना मिले। नायक साहब बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार, और आप जो ना, मैं समझता हूं कि मीडिया के बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाने वाले आदमी हो। आप बताइए कि जो मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा का होता है वो सुप्रीम पावर होती है इंडिया की, यानी कि सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया जो ना मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा। कोई आदमी ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो और वो ये कहे कि मैं इस्तीफा देता हूं और मैं जो ना कैथल का नरवाने का मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूं? कोई ऐसी कुतुकबाजी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो और वो ये कहे कि मैं इस्तीफा दे करके मैं नरवाने का मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूं? कौन ऐसा करेगा? क्यों वो 24 में यहाँ आएंगे? क्यों वो चुनाव लड़ेंगे? वो तो 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। राज्यसभा वो है जो सुप्रीम पावर होती है, जो वो प्रधानमंत्री भी बना सकती है
और वो सेंटर के वजीर भी बना सकती लेकिन है। सपना तो मुख्यमंत्री का कुर्सी का है, हरियाणा का। राजस्थान तो चलो पावर नहीं थी उस टाइम पे, ना एमपी थे और ना ही एमएलए थे, ना मंत्री थे। कहीं ना कहीं पावर जो चाहिए थे वो राजस्थान से एमपी बनकर उनको मिल गई, राज्यसभा सांसद बनकर। लेकिन सपना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का है हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति करनी है। तो दिलबाग मोर कैसे रोक पाएंगे कैथल में सुरजेवाला जी को आने से? राज्यसभा का जो मेंबर होता है, मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है डायरेक्ट, उसने कोई रोक नहीं सकता। चलिए वो बात आपकी जायज मान ली हमने। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर सुरजेवाला साहब 2024 में यहां से इलेक्शन लड़ते हैं, वो भले कांग्रेस की टिकट, क्योंकि कांग्रेस की टिकट से ही लड़ेंगे, क्या दिलबाग मोर उनके सामने आमना सामना, यानी कि टिकट ना मिलने के बाद भी आजाद जो दावेदारी ठोकेंगे? नहीं, मैं दावेदारी तो ठोकूंगा, ये बात अलग है कि वो मेरे से सीनियर हैं, हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, लेकिन मैं रहूंगा कांग्रेस में। अच्छा, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर आप? अब अगर मुझे टिकट नहीं मिली फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हुड्डा साहब से कैसी बनते हैं? हुड्डा साहब टिकट बांटेंगे? नहीं, हुड्डा साहब सुप्रीम पावर नहीं है। सुप्रीम पावर तो जो ना हमारा जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वो हैं। लेकिन हुड्डा साहब आपको टिकट तो दिलवा सकते हैं, आप नजदीक हैं, तो हुड्डा साहब एक टिकट तो आपके लिए ले सकते हैं। जब दीपेंद्र के लिए लेंगे तो आपके लिए भी ले लेंगे। हुड्डा साहब ऐसी बातें क्यों करेंगे? जो वो अगर ये मान भी लिया जाए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला से यहाँ से टिकट मांगते हैं और वहां से इस्तीफा देते हैं, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा क्यों सुपरसीड करेगा मुझे इस बात के लिए? किस बात के लिए? क्योंकि ये तो मैं मानता हूं कि बेसिक मेरे से उम्र में छोटा हो रणदीप, लेकिन है तो मतलब कांग्रेस पार्टी में तो मेरे से सीनियर है। यानी सपना जो पहले बहुत समय से सजोया हुआ है दिलबाग मोर ने एमएलए बनने का, वो 2024 में कहने के हुड्डा साहब नहीं, नहीं, मैंने अभी आपको ये कहा कि मैं पार्टी के अंदर दावेदार हूं, ठोक करके दावेदार हूं और कैथल से दावेदार हूं। चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ूंगा, मैं तो ये कहता हूं। चलिए आदमपुर पर हम दोबारा चलते हैं। उपचुनाव हैं, तो तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए क्या गाने तक सीमित रह जाएंगे दिलबाग मोर, या प्रचार प्रसार के लिए भी जाएंगे? मैं कल ही वहां हिसार जा रहा हूं, और क्योंकि हमारी तो बहुत रिश्तेदारियां हैं, 7 हमारी लड़कियां तो हमारे भाइयों की उसी हल्के के अंदर, खुद मेरी लड़की आदमपुर ब्याही हुई है। मैं तो वहां जरूर जाऊंगा और अपने साथियों को लेके जाऊंगा, और मेरा फर्ज भी बनता है क्योंकि मैं पब्लिसिटी एडवाइजर हूं कांग्रेस पार्टी का, इसलिए मेरा तो वहां होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया को कौन वो जो ना ये सारी बातें सुनाएगा, हो सकता है कि मैं गानों के जरिए नहीं बोल के भी सुना दूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर, क्योंकि मैं पार्टी के लिए गाता हूं, तो मैं पार्टी के हर एक उसके लिए मैं पदों के ऊपर गाता रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस में गुटबाजी है और जो लोग हैं वो क्या जयप्रकाश के लिए, क्योंकि जयप्रकाश हुड्डा गुट से जो है वो माने जाते हैं, तो क्या उस प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे? क्योंकि बीजेपी ने एक लंबी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी स्टार प्रचारकों की, आपकी ओर से भी एक नाम भी नहीं आया। देखिए, पीछे जो यहाँ पर जो ना आपने पता कि कैथल से भी जो ना मेंबर बने हैं कांग्रेस के, उसमें हम नहीं हैं। उसमें हो सकता है कौन हो, लेकिन ये सही है कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं बनाए, जो भी वहाँ से बने हैं। इसलिए हमारे अंदर कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। उनको जो समझ में आए उन्होंने मेंबर बना दिए। और रही बात ये स्टार प्रचारकों की सूची के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम है, किरण चौधरी का भी नाम है मैडम का, उसके अंदर कैप्टन अजय का भी नाम है, उसके अंदर और सीनियर नेताओं का नाम है, उसके अंदर हमारे नाम बेशक ना हो, लेकिन हम पब्लिसिटी एडवाइजर है, इसलिए हम जरूर जाएंगे। तो भविष्यवाणी कितनी मानते हैं कि दिलबाग मोर की सच होगी, 10,000 वोटों से जो है जयप्रकाश जीत पाएंगे? मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि आज तक मैंने झूठ तो नहीं बोला राजनीति में, कम से कम, और परमात्मा आज भी मुझसे झूठ ना बुलाए। और जैसे ही मैंने आपसे कहा कि कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दिलबाग सिंह मोर की ज्योतिषी है ये? बिल्कुल ज्योतिषी भी है, और मैं समझता हूं क्योंकि आदमपुर को मैं बखूबी जानता हूं, क्योंकि जो 35,000 की जो हार हुई थी, वो हार को कहां तक मिटा लेंगे, ये कहां तक कितने मिटा लेंगे, इसलिए मैंने 15,000 कहा था, वरना तो 35 से ऊपर की थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी। बहुत बहुत शुक्रिया नायक साहब, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग मोर, जिन्होंने 4 लाइनों में आदमपुर उपचुनाव को समेट दिया है कि जयप्रकाश काफी समय से वहां अपनी राजनीति कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, इसलिए उनको बाहरी नहीं कहा जा सकता, और जीत का आकलन भी इन्होंने बता दिया है। लेकिन वो जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे तब पता लगेगा। 10 से 15,000 वोटों से जयप्रकाश जो है वो विजयी होते हुए
नजर आ रहे हैं। इस तरह की घोषणा फिलहाल की गई है, लेकिन घोषणा दोबारा से जब रिजल्ट आ जाएंगे दिलबाग मोर्चे को दोबारा इस मंच पर हम दोबारा साझा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इन बात तो नहीं चर्चा को आप कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।